नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसमें हम लोग लेखक बनना सीखेंगे। कितने लोग हैं जिनको राइटर बनना है? 2 लोग। आपको भी बनना है? क्यों बनना है राइटर? मुझे मैं बताऊं, मुझे राइटर इसलिए बनना है कि मुझे मतलब जो भी किताबें पढ़ता हूँ अच्छी रहती है, मैं वैसे ही सेम एक्सपीरियंस दूसरों को देना चाहता हूँ। और दूसरा कि फॉर ए लिविंग ये बहुत आसान काम लगता है दूर से देखने में, मतलब आपको ज़्यादा टाइम सोचना है। आपको किताबें अच्छी लगती हैं इसलिए आप दूसरों को भी वो अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, और ये आपके हिसाब से रिलेटिवली ईजी काम है बाकी चीज़ों से। आप लोगों का भी यही है कि कुछ और? मैं जो सपने देखती हूँ मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं मेरे हिसाब से, तो मैं अपने सपनों को लिखना चाहती हैं। और आप शीश? शीश को पता नहीं, और शीश को पता नहीं, और उसी ने मुझे इंस्पायर किया लिखने के लिए। शीश के कहने पर मैंने 2 दिन थोड़ा थोड़ा राइटअप लिखा, जर्नल लिखा अपना। कल मैं लिखने की कोशिश कर रहा था, कुछ सेंटेंसेस ऐसे ही लिख लिए जर्नल की एंट्री की तरह, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर हम लोग कोई अच्छे राइटर का गाइडेंस ले सकें तो हम लोगों की राइटिंग में सुधार हो सकता है। और एक और नई चीज़ मुझे समझ में आई कल, कि जब मैं लिख रहा था उसी समय लिखते लिखते मेरा ऑब्जर्वेशन चालू हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। वैसे हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं, मेडिटेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। अचानक से मुझे ऐसा दिखाई दिया जैसे मेरी लाइफ, मतलब लिखते समय मेरा माइंड एक क्रम्बल्ड और गंदे कपड़े की तरह है। आप ऐसे अपनी लाइफ को देखते नहीं कभी, सब ठीक ठाक लगता है, अरे कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं ज़िंदगी में। पूरा रिव्यू कर रहे थे पूरे दिन। वो मैंने मुश्किल से 2-5 मिनट लिखा होगा, और अपनी लेखनी को देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे क्लास 2nd का बच्चा कुछ घचर लिख रहा है कुछ, और वो मेरी लाइफ के बारे में था। तो मुझे लगा मैं लिखूंगा बिकॉज मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से रिव्यू करना है, समझना है। तो इसमें हमारी मदद करने वाले हैं डॉक्टर रिम्पी के और मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट राइटर रस्किन बॉन्ड। इनके छोटी सी बुक लिखी है, बहुत छोटी सी बुक, उसका नाम है हाउ टू बी अ राइटर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर चैप्टर 1 गेटिंग स्टार्टेड, फिर चैप्टर 2 प्रिपरेशन, मतलब राइटिंग के लिए प्रिपरेशन कैसे कैसे क्या क्या चाहिए। 3rd चैप्टर है द राइटिंग, 4th चैप्टर है क्रिएटिंग कैरेक्टर्स, 5th चैप्टर है व्हाट टू राइट अबाउट। अभी मैं डॉक्टर रिम्पी से पूछ रहा था कि लिखना चाहिए, तो बोलती है लेकिन मेरे लिए मेन क्वेश्चन है किस चीज़ के बारे में लिखूं। और 6th चैप्टर है स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, मतलब कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं। 7th है गेटिंग पब्लिश्ड, वो भी अपने आप में बड़ा मुश्किल है। और वही लास्ट चैप्टर है। होपफुली हम लोग 1 हफ्ते के अंदर इसको ख़त्म कर देना चाहिए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और कोशिश करिएगा आज, देखिए बाकी सब बिजनेस की चीज़ें तो हम लोग कर पाते नहीं कर पाते, लेकिन इसके साथ कोशिश करिएगा जाकर 1 सेंटेंस लिखें। जैसे श्रीश ने मुझसे कहा था, बड़े पापा राइट 1 सेंटेंस एटलीस्ट। उसने कहा था 1 सेंटेंस, लेकिन मैंने लिखा था 1 पेज। तो श्रीश ने जो मुझे पुश किया है, आई एम सो थैंकफुल टू श्रीश। और मैं चाहूँगा हम सब लोग लिखें, 1 लाइन लिखें। तो इंट्रोडक्शन में रस्किन बॉन्ड लिख रहे हैं वाई आई राइट, मैं क्यों लिखता हूँ। मैं बहुत किस्मत वाला आदमी हूँ, क्योंकि पिछले 70 साल से मैं वो काम कर रहा हूँ, उस काम को करके मैं अपनी ज़िंदगी बिता रहा हूँ, आराम से पैसे कमा रहा हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है राइटिंग। समटाइम्स आई वंडर इफ़ आई हैव रिटन टू मच। रस्किन कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया। वन गेट्स इन टू द हैबिट ऑफ सर्विंग अप द सेम थीम ओवर एंड ओवर अगेन। जब आदमी लिखता है, कुछ काम करता है, तो एक ही चीज़ को बार बार लिखता रहता है, विथ अ डिफरेंट सॉस परहैप्स बट स्टिल द सेम थीम, मेमोरीज एंड कैरेक्टर्स। हाँ, जब लिखता है आदमी तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग सॉस के साथ पेश करता है, लेकिन फिर भी होती तो वही थीम्स हैं, वही मेमोरीज़ हैं और वही कैरेक्टर्स हैं। राइटर्स आर ऑफन शाइडेड फॉर रिपीटिंग देमसेल्व्स। जो लेखक होते हैं अक्सर उनको दोष दिया जाता है कि क्या यार वही सब चीज़ें लिख रहे हो बार बार।
लेकिन वहीं आर्टिस्ट्स और म्यूजिशियंस को ज़्यादा लैटिट्यूड मिलता है। मतलब लैटिट्यूड मतलब ठीक है, वही कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ावा मिलता है उसी चीज में। नो वन क्रिटिसाइज टर्नर फॉर पेंटिंग सो मेनी सनसेट्स एट सी। टर्नर एक पेंटर थे, उन्होंने ढेर सारे सनसेट्स की पेंटिंग की, कोई उनको बुराई नहीं करता। गुगिन, GAUGUIN, गुगिन फॉर गिविंग ऑल दोज लवली तहतिन वुमेन। गुगिन ने ढेर सारी तहतियन वुमेन की पेंटिंग बनाई। हुसैन, MF हुसैन, ढेर सारे घोड़ों की फोटोज़ बनाई। और जेमिनी रॉय ने ढेर सारे हमको एक ही जैसे स्टाइलिश फिगर दिए। उनको कोई कुछ नहीं बोलता, बट राइटर्स को क्यों बोलते हैं भाई, अगर एक ही जैसी चीज़ें आप लिख रहे हैं तो। और इस चीज़ से मुझे एकदम खट्ट से कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट आया कि हाँ यार, जो लेखक होते हैं, हम लोग भी जब कुछ लिखने की कोशिश करते हैं, सोचते भी हैं लिखने के लिए, हम लोग को लगता है वही बातें बार बार लिखें। जैसे जब मुझे ये लिखने का मन हुआ कि मैं कोई किताब लिखूं, तो गेस करिए मुझे क्या चीज़ कम से कम 10 बार लिखने का मन हुआ। ये तो फर्स्ट सबसे पहले मुझे लगा कि दुनिया को बताऊं कैसे मैं अपने मास्टर से मिला। वो जो सपना था जिसमें मैंने सहर जी के साथ मुलाकात हुई थी, या जो भी भगवान थे उनके साथ मुलाकात हुई थी, तो बार बार वही चीज़ लिखने में शर्म आती है, लगता है क्या यार, इसलिए छोड़ देते लिखने में। बट ऑथर कहते हैं ये चीज़ सबके साथ होती है। राइटर्स के लिए लोग खास तौर से जज करते हैं, इसलिए परेशान मत होइएगा। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार लिख रहे हैं तो आप अलग अलग सॉस यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं अपने मास्टर से कैसे मिला, उसी को अगर 10 टाइप से लिखूं तो वो भी एक किताब बन सकती है, ठीक है। अच्छा, और यही चीज़ होती है म्यूज़िक की दुनिया में भी। किशोर कुमार एक ही गाना 100 बार गा देंगे स्टेज पर, फिल्मों में, थोड़ा बहुत ट्यून बदल करके, इसलिए आप परेशान मत होइएगा। टेकन टू टास्क मतलब उनके काम से। टेकन टू टास्क, दोबारा लाइन बोलिए। ऑथर्स आर ऑफन टेकन टू टास्क फॉर रिपीटिंग देमसेल्व्स। उनको कई बार टोका जाता है, उनको आड़े हाथ लिया जाता है। ये क्या है? टेकन टू टास्क मतलब ये क्या गलती कर रहे हो, उनसे एक तरह से पूछताछ की जाती है, आड़े हाथ लिया जाता है। दे कैन नॉट हेल्प दिस फॉर इन देयर राइटिंग दे आर एक्सप्रेसिंग देयर पर्सनैलिटीज़। ऑथर्स इस चीज़ को नहीं हेल्प कर सकते। राइटिंग एक तरह की आर्ट है, साइंस नहीं है। और आप अगर ऑथर हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हेमिंगवेज वर्ल्ड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम जेन ऑस्टन्स। हेमिंगवे जब कुछ लिखते हैं तो उनकी दुनिया एकदम अलग है जेन ऑस्टन से। दोनों ही राइटर हैं, ये दोनों अलग अलग लोग हैं अपने अपनी दुनिया में, लेकिन ऑथर के माइंड में तो एक राइटर हैं बस। अब राइटर हो रहे हैं आप लोग, धीमे धीमे लोगों को देखना शुरू करेंगे, आप खुद को भी देखना शुरू करेंगे। जेन ऑस्टन ने अपनी पूरी ज़िंदगी एक छोटे सी जगह पर बिताया, और जिन लोगों को देखती थी आसपास में, उन्हीं में से वो लिखती थी। शी पोर्ट्रेट द पीपल शी न्यू, अपनी किताब में उन्हीं के बारे में लिखती थी। हेमिंगवे रोम्ड द वर्ल्ड, हेमिंगवे का जिक्र हुआ है ज़ेनोगा में। हेमिंगवे पूरी दुनिया घूमे, बट हिज कैरेक्टर्स रिमेन्ड मच द सेम, यूजुअली एक्सटेंशन ऑफ हिमसेल्फ। लेकिन जब हेमिंगवे लिखते थे तो उनके कैरेक्टर्स यूजुअली सेम होते थे, जो कि उन्हीं का खुद का एक्सटेंशन था। हम लोग कृष्णमूर्ति की वीडियोस बनाते हैं, आप लोग तब इतने ज़्यादा रेपिटेशन आप लोगों को लगता है कि मुझे आप लोगों की शक्ल देखकर दोबारा उसको बनाने का मन ही नहीं करता। कृष्णमूर्ति का अवेयरनेस, अवेयरनेस, चॉइसलेस अवेयरनेस और फलाना ढिमाका, वही चीज़ें। इसलिए मैं आपके सामने हिचकिचाता हूँ कृष्णमूर्ति को बनाने के लिए। अकेले होता है तो मुझे लगता है बनाऊँ, क्योंकि रिपीटेशन एक ऑथर करता है। अगर आप ख़राब राइटर हैं तो आपकी ज़िंदगी सुधारेगा राइटिंग, और अगर आप अच्छे राइटर हैं तो आपको पैसा कमा के देगा राइटिंग। राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेडिटेटिव प्रैक्टिस। सेजेस को और राइटर्स को एक कैटेगरी में रखा गया है। सो डोंट वरी अबाउट कि मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं, बट स्टिल राइटिंग शुड बी पार्ट ऑफ योर लाइफ। धीमे धीमे जैसे जैसे आप लिखेंगे इन द कोर्स ऑफ लॉन्ग राइटिंग करियर, ये पक्का ही है कि आप बार बार अपनी थीम्स को रिपीट करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं आप वही लिखेंगे। जब आप नया कुछ लिखेंगे तब भी। एंड लाइक आर्टिस्ट्स एंड म्यूजिशियंस, द मोर वी वर्क ऑन आवर आर्ट द बेटर इट विल बी। और जैसे कि आर्टिस्ट्स के साथ होता है, म्यूजिशियंस के साथ होता है, जितना आप अपने आर्ट के ऊपर काम करोगे उतना ही आप बेटर होते जाओगे। ऑथर कह रहे हैं, राइटिंग फॉर मी इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन द वर्ल्ड।
लिखना मेरे लिए सबसे सिंपल और सबसे महान प्लेजर है। वो चीज़ मैंने कल थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया था, सोते सोते सोने के लिए पहले मुझे लगा थोड़ा सा लिखूं, लेकिन मुझे लगा ये क्या हो रहा है, मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है। मैं तो अपने आप को बड़ा समझदार सोचता था, लेकिन ये तो खाली जिब्रिश निकल रहा है मुंह में से, बड़बड़ निकल रही है। तो इट गेव मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर। पुटिंग अ मूड और एन आइडिया इनटू वर्ड्स इज़ एन ऑक्यूपेशन आई ट्रूली लव। रस्किन कह रहे हैं अपने मूड को या आइडिया को शब्दों में पिरोना, यही ऑक्यूपेशन है जो मुझे बहुत पसंद है। आई प्लान माई डे सो दैट देर इज़ अ टाइम इन इट फॉर राइटिंग अ पोएम। मैं अपने दिन को ऐसे प्लान करता हूँ कि मेरे पास कुछ टाइम निकल करके मैं पोएम लिखूँ, और अ पैराग्राफ और एन ऐसे, एक पैराग्राफ लिख लूँ या कोई एक ऐसे लिखूँ, और पार्ट ऑफ अ स्टोरी और अ लॉन्गर वर्क, या मैं कोई स्टोरी लिख लूँ या कोई बड़ा काम, कोई नॉवेल या कोई किताब लिख लूँ। और ये सब मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि राइटिंग मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है, बल्कि मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को राइटिंग से डिलाइट मिलती है, खुशी मिलती है। और मुझे लगता है कृष्णमूर्ति को भी राइटिंग से सेल्फ डिस्कवरी होती थी। मैंने अभी रिसेंटली उनकी एक बुक को वीडियो फॉर्म में बनाया। उन्होंने बोल बोल करके टेप रिकॉर्डर पे डेथ के बारे में लिखा है। इतना अच्छा उन्होंने बोला है उसमें। मैं बार बार आप लोगों से बोलता रहता हूँ कि डेथ कोई रोने की चीज़ नहीं है, स्लीप की तरह है। यही चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रस्किन कह रहे हैं मेरे आसपास की दुनिया, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे बहुत बिजी स्ट्रीट हो, रोड हो, जो कि मेरे खिड़की से दिखाई देती है, भरे हुए हैं। उसमें ढेर सारे लोग भरे हुए हैं, ढेर सारे दृश्य हैं, ढेर सारे विचार हैं, जिनको मैं शब्दों में पकड़ करके एक फ्लीटिंग मोमेंट को, जो पल खट से ख़त्म होने वाला है, उसको पकड़ करके मैं कागज़ पे डालना चाहता हूँ। जो बीतते हुए इमेजेस, या कोई खुशी जो मैंने एक्सपीरियंस की है, या कोई हंसी मैंने एक्सपीरियंस की है, या कभी कभी दुख को भी मैं लिखना चाहता हूँ, शब्दों में डालना चाहता हूँ। कुछ लोगों के लिए लिखना शायद प्रेशर हो, अरे काम करना पड़ रहा है, लेकिन ऑथर कहते हैं कि मेरे लिए ज़िंदगी एकदम असहनीय हो जाएगी, मैं इसको सह नहीं पाऊँगा, इनटॉलरेबल हो जाएगा अगर मुझे रोज़ लिखने की फ्रीडम ना हो। नॉट दैट एवरीथिंग आई पुट डाउन इज़ वर्थ प्रिजर्विंग। और ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ वो सब कुछ बचा करके रखने लायक है। बहुत कुछ जो मैं लिखता हूँ मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो सब का सब या तो कचरे के डब्बे में चला गया है, या तो सर्दियों में हम जला करके अपना कमरा गर्म कर लेते हैं। आई डू नॉट ऑलवेज प्लीज़ माई सेल्फ। और ये भी जान लीजिए कि रस्किन बॉन्ड इस समय दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस राइटर हैं, और फिर भी जब भी मैं लिखता हूँ हमेशा हर बार मैं अपने आप को खुश नहीं कर लेता हूँ। और मैं हर बार जब लिखता हूँ तो दूसरे भी नहीं खुश होते, क्योंकि कुछ प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं जो पॉपुलर फिक्शन लिखते हैं, फिल्मों की कहानियाँ लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं। मैं उन्हें लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ अपने आप को खुश करने के लिए, मैं दूसरों के लिए नहीं लिखता हूँ। अगर आप मुझसे पूछें कि तुम्हारी थियरी क्या है, कैसे तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें किसी चीज़ को लिखना है, कागज़ पर इस सेंटेंस को लिखना है, तो बोल रहे हैं जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है इट शुड बी एज क्लियर एज पॉसिबल। पहले दिमाग में मैं सोचूंगा कि क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे कृष्णमूर्ति का वो चैप्टर कॉन्सेप्ट है कि डेथ को हम लोग बड़े दुख भरे तरीके से देखते हैं, जो मैंने वीडियो बनाया था। तो उसको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद शब्द फ्लो करेंगे एकदम साफ पानी की तरह, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, यही मेरे साथ रात को हो रहा था। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं लिखने की कोशिश कर रहा था और शब्द इधर उधर आ रहे थे। और ऐसा नहीं होगा हर बार कि जो चीज़ आप सोच रहे हो उसको लिख दो। बहुत बार आपके रास्ते में बोल्डर्स आएंगे, बड़े बड़े पत्थर आएंगे, आप सोच रहे हो, कुछ आ ही नहीं रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ओवरकम कर दोगे, बाईपास कर दोगे, और आप आराम से फ्लो कर जाओगे पानी की तरह। लेकिन मान लीजिए आप लिख रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा है, आपकी लेखनी बहुत स्लगिश हो गई है, बहुत स्लो हो गया, एक सेंटेंस लिखा समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत क्लाउडेड है, मडी है, कचरा है उसमें, तो बेहतर यही होगा आप उस पीस को बगल में रख दो। गो टू द सोर्स, गो टू द स्प्रिंग वेयर द वाटर इज़ प्योरेस्ट, योर थॉट्स एज क्लियर एज द माउंटेन एयर। एग्जाम्पल से दे रहे हैं कि जब लिखना है तो पहले सोर्स के पास जाओ। अभी आगे इन्होंने कोई चीज़ बताई है कि आप कैसे सोर्स लोगे, तो मैंने सोर्स को लिखा, राइटिंग नहीं लिखी पूरी की पूरी, 2 पीसेस लिखे हैं जिसके बारे में मुझे लिखना है। तो कह रहे हैं आप वहाँ जाओ सोर्स पर, स्प्रिंग मतलब एकदम शुरुआत में जो
पानी जहाँ से शुरू हुआ है, जहाँ पर पानी एकदम प्योर है। रस्किन कहते हैं मैं 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लिखता हूँ दिन में। टू लॉन्ग एट द डेस्क एंड द वर्ड्स लूज देयर फ्रेशनेस। बोलते अगर मैं टेबल पे बहुत देर तक बैठा हूँ, 3 घंटे 4 घंटे, तो जो मेरे शब्द है ना उसकी फ्रेशनेस ख़त्म हो जाती है, ताजगी ख़त्म हो जाती है। ओहो, बोल रहे हैं जब आपके मन में क्लैरिटी होगी और अच्छे शब्द होंगे। जैसे खाना बनाते हैं तो हम लोग घी डालते हैं, प्योर घी डालने की कोशिश करते हैं। ऐसे जब आप लिखते हैं और आपके पास क्लैरिटी और अच्छे शब्द हैं तो उससे थोड़ा बहुत मूड का भी एलिवेशन होना चाहिए। आप लिख रहे हैं तो आपको खुशी मिलनी चाहिए। लॉरेंस स्टर्न must have been bubbling over with high spirits when he wrote ट्रिस्ट्रम शैंडी। एक किताब का नाम है ट्रिस्ट्रम शैंडी, उसको लिखा है लॉरेंस स्टर्न। मुझे लगता है बहुत अच्छी किताब होगी, क्योंकि रस्किन कह रहे हैं जब उन्होंने वो किताब लिखी थी तो ज़रूर वो बबल कर रहे होंगे। ही मस्ट हैव बीन बबलिंग ओवर हाई स्पिरिट, बहुत खुश होंगे। और वहीं पर वेदरिंग हाइट्स एक किताब है जिसे एमिली ब्रॉन्ट ने लिखा है। वो भी लाइफ के प्रति बहुत पैशनेट होंगी। उनको पता होगा कि जो कुछ भी हम जी रहे हैं बहुत ब्रीफ है, नोइंग दैट इट वॉज टू बी ब्रीफ। टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर्स मेलंकली कम्स थ्रू इन हिज पोइट्री। टैगोर की जो एक मस्ती है, मेलंकली है, उनकी म्यूज़िक से आती, उनके पोइट्री से आती है। चार्ल्स डिकिंस इज ऑलवेज पैशनेट, देर आर नो हाफ मेजर इन हिज वर्क। डिकिंस हमेशा पैशनेट होते हैं, बहुत इमोशन से भरे होते हैं। उनके काम में आधा अधूरा कुनकुनापन नहीं होता। कॉनराड्स प्रोज टेक्स ऑन द मूड ऑफ द सी ही न्यू एंड लव्ड। और वहीं पर एक ऑथर है कॉनराड्स, वो जब प्रोज लिखते हैं तो उनका मूड एकदम समंदर की तरह होता है, उसमें गहराई होती है। जो सचमुच का फिजिकल इमोशन होता है, मतलब आप जो खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, दुखी होते हैं, गुस्से में होते हैं, जेलस होते हैं, रियल फिजिकल इमोशन, ये हमेशा एकम्पनी करता है राइटिंग में। इट ऑलवेज एकम्पनीज इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। और जो ग्रेट राइटर्स होते हैं ये वही लोग होते हैं जो अपने इमोशंस को चैनल करते हैं अपनी राइटिंग में। जैसे कि शेक्सपियर, टॉल्स्टॉय, दोस्तोवस्की की एक किताब है बहुत मोटी सी, उस बुक का नाम है द इडियट। बहुत अच्छी बुक है, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की थी। उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था स्कूल की, तो पढ़ाई नहीं कर पाया, उसको पढ़ नहीं पाया। बेल्जैक, ये भी बहुत फेमस राइटर है। आर यू अ सीरियस राइटर? अ स्कूल बॉय वंस आस्क्ड मी। एक स्कूल के बच्चे ने रस्किन बॉन्ड को पूछा, क्या आप बहुत सीरियस राइटर हैं? रस्किन कहते हैं, हाँ मैं कोशिश करता हूँ सीरियस होने की, बट चीयरफुलनेस कीप्स ब्रेकिंग इन। लेकिन क्या करूँ, बीच बीच में सीरियसपन टूट जाता है, मजाक खुशी बीच बीच में आ ही जाती है, मतलब मैं हमेशा सीरियस नहीं हूँ। कैन अ चीयरफुल राइटर बी टेकन सीरियसली? आई ट्रूली डोंट नो। लेकिन साथ ही साथ एक गाइडेंस दे रहे हैं, क्या कोई आदमी जो चीयरफुल है उसको आप सीरियसली लेंगे? कैन अ चीयरफुल राइटर बी टेकन सीरियसली? या खाली सीरियस राइटर सीरियस लिया जाएगा, पता नहीं। बट आई वॉज सर्टनली सीरियस अबाउट मेकिंग राइटिंग द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ माई लाइफ। लेकिन हाँ, एक चीज़ के लिए मैं बहुत सीरियस था। रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि मैं राइटिंग को अपना ऑक्यूपेशन, अपना धंधा बनाने वाला था। इन ऑर्डर टू डू दिस वन हैज़ ऑफन टू गिव अप मैनी थिंग्स, अ जॉब, सिक्योरिटी, कंफर्ट, डोमेस्टिसिटी, और रैदर द परस्यूट ऑफ दीज थिंग्स। और इस चीज़ को करने के लिए, लिखने के लिए बहुत सी चीज़ें मैंने छोड़ी। नौकरी छोड़ी, सिक्योरिटी छोड़ी, कंफर्ट छोड़ा, डोमेस्टिसिटी, जिस तरह से एक नॉर्मल घर परिवार रहता है मैं वैसे नहीं रहता, उसको भी छोड़ दिया। और रैदर द परस्यूट ऑफ दीज थिंग्स, बल्कि कहना चाहिए इन सब के पीछे ही नहीं भागा मैं कल बड़ी मम्मी से बात कर रहा था, हम लोग सब उसमें वॉक करते हैं ऑफिसर्स कॉलोनी में, सबके बड़े बड़े घर हैं। हमारे इस घर से ऑलमोस्ट 2-2, 3-3, 4-4 गुना बड़ा घर है। वहाँ गार्ड हैं, पुलिस वाले, सबके पास गाड़ियाँ हैं 2-2, 3-3। मैं बोला था देखो यार ये सब कितने सक्सेसफुल लोग हैं। लेकिन फिर उसके 2 मिनट बाद मैंने कहा अच्छा ही हुआ मैंने ये सब चीज़ परस्यू नहीं किया। आज भी सोचता हूँ मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में, थोड़ा डर सा लगता है, मैंने नहीं किया। तो ऐसे ही ऑथर ने जॉब, सिक्योरिटी, कंफर्ट, इन सब के पीछे कभी पड़ा नहीं वो। Had I married when I was 25, I would not have been able to throw up a good job as easily as I did at the time.
कह रहे हैं अगर मैंने शादी कर ली होती जब मैं 25 साल का था तब मुझे नौकरी करनी पड़ती, क्योंकि परिवार होता, बच्चे होते, तो फिर ऐसा नहीं होता जैसा मैं लिख रहा हूँ। बोलते अगर तब मैंने नौकरी कर ली होती और तब मैं आज पेंशन पा रहा होता, अरे बाप रे बाप, वो ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। बोलते मैं खुश हूँ, मैं आज भी बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे एक इंडिपेंडेंस मिली है, एक आज़ादी मिली है, और उसी आज़ादी को मेंटेन करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है। इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे आसपास कुछ लोग हैं, उनके साथ मैं अपनी ज़िंदगी शेयर करता हूँ, इस चीज़ से भी बहुत खुश हूँ। शादी नहीं की है, बट कुछ परिवार उनके साथ रहते हैं, उनके साथ खुशियाँ और दुख दोनों शेयर करता हूँ। एन आर्टिस्ट मस्ट नॉट लूज़ हिज होल्ड ऑन लाइफ। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो ज़िंदगी के साथ आपका टच, होल्ड नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, आप अगर आर्टिस्ट हैं तो बह जाते हैं। ड्रग्स, शराब, इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से आ जाती हैं, क्योंकि आप अकेले रहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक वो जो अपना नौकरी करके बुढ़ापे में रिटायर हो जाते हैं, और एक आर्टिस्ट जो कभी रिटायर नहीं होते। ऑथर कह रहे हैं कि राइटर की कोई एज नहीं होती रिटायर होने की, वो हमेशा लिख सकता है। कृष्णमूर्ति ने पता है लास्ट कब लिखा था? उनके मरने से एक महीने पहले तक, बल्कि लास्ट तक जब मर रहे थे उसके कुछ दिन पहले तक लोगों को बुलाया, बिठाया, बातें की, संस्था का क्या होगा, सब चीज़ें रिकॉर्ड करके बुक के फॉर्म में लिखी गई हैं। कह रहे हैं जो राइटर्स होते हैं वो बहुत बात नहीं करते हैं, वो अपनी बातचीत को बचा के रखते हैं उन लिसनर्स के लिए जो उनकी किताबों को पढ़ेंगे, इनविजिबल लिसनर्स को, जिनको देखते नहीं बट उनको पढ़ाएंगे, क्योंकि उनके साथ उनका रिश्ता होता है। ऑफ कोर्स वी टॉक फ्रीली विथ आवर फ्रेंड्स बट वी आर रिजर्व विथ पीपल वी डू नॉट नो वेरी वेल। ऑथर्स की बिहेवियर ऐसा होता है, नेचर ऐसा होता है कि अपने दोस्तों से तो फ्रीली बात करते हैं, लेकिन जिनको जानते नहीं हैं उनसे बहुत कम बात करते हैं, रिजर्व रहते हैं। नई चीज़ है भाई। क्या बोल रहा है? कह रहे हैं अगर मुझे कोई स्टोरी लिखनी है और मैंने उसके बारे में बात कर लिया तब उसको लिखूंगा नहीं मैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपने कोई स्टोरी आपके मन में चल रही है, आपने इसके बारे में किसी को बता दिया तो नहीं लिखी जाती है। इफ़ आई टॉक टू फ्रीली अबाउट अ स्टोरी आई एम गोइंग टू राइट, चांसेस आर इट विल नेवर बी रिटन। चांसेस यही है कि वो स्टोरी लिखी नहीं जाएगी। आई हैव टॉक्ड इट टू डेथ। एक तरह से मैंने उस स्टोरी को किसको बताया? डेथ को, जिसको मौत को बता दिया, वो ख़त्म कहानी, लिखी नहीं जाती। इसलिए अगर कोई बहुत पावरफुल चीज़ है तो उसको बचा के रखो ताकि आप उसको लिख सको। आगे कह रहे हैं बीइंग अलोन इज़ वाइटल फॉर एनी क्रिएटिव राइटर। अगर आप कोई क्रिएटिव राइटर होना चाहते हैं तो बीइंग अलोन इज़ वाइटल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णमूर्ति पब्लिक के साथ खूब रहते थे, लेकिन अपने साथ भी बहुत रहते थे, अकेले भी बहुत रहते थे। महीनों महीनों अकेले रहते थे, गए पहाड़ों में, रह रहे अपने साथ। बोलते हैं जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं कोई बूढ़ा आदमी जो पहाड़ों के ऊपर अकेले रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटे से फ्लैट में रहता हूं और मेरे साथ 12 लोग रहते हैं घर में, और मैं 12th मैन हूं, लास्ट आदमी हूं जो घर में मौज मस्ती चलती है उसमें से। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अक्षय कुमार जी को तो जानते हैं आप लोग, उनकी धर्मपत्नी का नाम क्या है? ट्विंकल खन्ना। उन्होंने जब जाकर रस्किन बॉन्ड जी का इंटरव्यू लिया था, उनका छोटा सा एक कमरा टाइप का है, बैठने की ठीक से जगह नहीं है। ये लोग तो बड़े फिल्म स्टार टाइप के लोग हैं, 5 स्टार फैसिलिटी में इंटरव्यू करते हैं। वहाँ जा कर के ये उनके साथ बैठ कर के इंटरव्यू कर रही थी। शी इज़ अ राइटर ना, किताबें लिखती हैं ट्विंकल खन्ना। तो रस्किन कह रहे हैं मुझे अपनी परिवार बहुत पसंद है, हर एक बंदा पसंद है, उनके साथ मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ, लेकिन आई मस्ट समटाइम्स गेट अ लिटिल टाइम टू बी अलोन विथ माई ओन थाट्स। मुझे अपने साथ अकेले रहना का मन करता है, तभी मैं अपने विचारों को देख पाता हूँ, रिफ्लेक्ट अ लिटिल, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर पाता हूँ। टॉक टू माई सेल्फ, राइटर को अपने आप से बात करनी होती वो कर पाता हूँ। लाफ अबाउट ऑल द ब्लंडर्स आई हैव कमिटेड इन द पास्ट, जो भी मैंने बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं। अभी आज ही मैं और डॉक्टर रिम्पी दोनों वॉक कर रहे थे। वो जब अपने ब्लंडर्स के बारे में बता रही थी तो बड़ी दुखी हो रही थी, लेकिन एक ऑथर राइटर आराम से अपने ब्लंडर्स के बारे में खुश हो सकता है, हंस सकता है। एंड पॉन्डर ओवर द फ्यूचर, और फ्यूचर के बारे में भी पॉन्डर कर सकता है, सोच सकता है। दिस इज़
contemplation as it involves remaining in a passive state for some time. इसी को रस्किन बॉन्ड बोलते हैं contemplation, क्योंकि इसमें आप कुछ करते नहीं हैं, पैसिव रहते हैं, बस पास्ट में जाते हैं, फ्यूचर में जाते हैं, लेकिन पैसिव रहते हैं। कह रहे मैं बल्कि पसंद ये करूँगा कि मैं वॉक करता रहूँ और नेचर को ऑब्जर्व करता रहूँ, या किसी पेड़ के नीचे बैठ करके अपने पेट को देखता रहूँ, या मैं अपनी नॉवल को देखता रहूँ। नेवल नॉवल एक ही जैसा शब्द है ना, इसलिए मजाक में उन्होंने लिख दिया, राइम कर रहे हैं। कह रहे हैं एक बार एक जर्नलिस्ट ने मुझे उनसे पूछा कि क्या लिख रहे हैं आजकल, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मेडिटेशन के बारे में लिख रहा हूँ। तो उसको लगा मैं मेडिटेशन पर लिख रहा हूँ। भैया मैं किसी मेडिटेशन पर नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो जो मैं करता हूँ वो लिख रहा हूँ। सिंपल मीनिंग जो डिक्शनरी में दिया गया है मेडिटेशन का वो है प्लान मेंटली, अपनी लाइफ को मेंटली प्लान करो। एक्सरसाइज द माइंड इन कॉन्टम्पलेशन, अपने माइंड को आराम से कॉन्टम्पलेट करने दो, सोचने दो। सो आई वॉज डूइंग इट ऑल अलॉन्ग, यही मैं अपनी ज़िंदगी करता रहा हूँ और यही मैं लिखने का प्लान कर रहा था। तो ऑथर को ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं तब जाके आप लिखेंगे, आप जो कर रहे हैं उसको लिख सकते हैं। ग्रिगेरियस मतलब क्या होता है? ग्रिगेरियस। आई एम नॉट अ ग्रिगेरियस पर्सन, मैं ग्रिगेरियस पर्सन नहीं हूँ, मैं भीड़ भड़ाके में रहने वाला आदमी नहीं हूँ। हालांकि मुझे लोग पसंद हैं एंड हैव ऑफन ऑन इम्पल्स, और मैंने अक्सर ऐसे ही इम्पल्स में आकर के अजनबियों से दोस्ती की है, बट फिर भी मुझे सॉलिट्यूड बहुत पसंद है। आई एम अ लवर ऑफ सॉलिट्यूड। पब्लिक पसंद है लेकिन अकेले ज़्यादा पसंद है। नेचुरली वन राइट्स बेस्ट वन इज व्हेन वन इज अलोन। इसका टाइटल याद है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वाई आई राइट में सेकेंड पार्ट चालू हुआ था। सेकेंड पार्ट का नाम था बीइंग अलोन इज वाइटल फॉर एनी क्रिएटिव राइटर। ये सेकेंड हेडिंग थी। तो राइटर को नेचुरली वन राइट्स बेस्ट व्हेन वन इज अलोन, ये तो स्वाभाविक है, जब एक आदमी अकेले होता है तो बेस्ट लिखता है। बट आई प्रेफर वॉकिंग अलोन टू वॉकिंग विथ अदर्स। लेकिन मुझे अकेले वॉक करना पसंद है, दूसरों के साथ नहीं। क्यों मैं अकेले पसंद करता हूँ वॉक करना? क्योंकि एक लेडी बर्ड, कोई चिड़िया है, या बहुत खूबसूरत फूल है, वाइल्ड रोज़, उसको मैं देख नहीं पाऊँगा। अगर मैं किसी के साथ बहुत अच्छी बातचीत कर रहा हूँ तो नेचर को मैं देख नहीं पाऊँगा। नॉट दैट द लेडी बर्ड इज़ गोइंग टू चेंज माई लाइफ। अच्छा ये मत सोचिएगा लेडी बर्ड को देख लूँगा तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओबिसेंस क्या होता है? नया वर्ड है। बोल रहे हैं जब मैं एक्नॉलेज करता हूँ, मैं देखता हूँ हाँ एक चिड़िया है, एक खूबसूरत फूल है, तो मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ देखकर उसकी खूबसूरती को। इसका मतलब ये है कि मैं नेचर को बताता हूँ कि मैं आपका छोटा सा हिस्सा हूँ। क्या लिखा है यार भाई साहब, ज़रूगा से कम नहीं है किताब। हम लोग पढ़ रहे थे स्पिरिचुअलिटी क्या है, कितना आदमी बोर हो सकता है, हो ले। यहाँ पर सेकेंड लेवल पे पहुँचा रहे हैं आपको। इट इज़ अपॉन वंस पावर ऑफ होल्डिंग फास्ट टू सच अनडिम्ड ब्यूटी। अगर आप इस तरह की पेड़ों की, नेचर की अनडिम्ड ब्यूटी, अनडिम्ड मतलब कम नहीं कर सकते, नेचर हमेशा खूबसूरत रहता है। अगर आप उसको अपने दिमाग में होल्ड कर सकें, होल्ड फास्ट कर सकें, इनर स्ट्रेंथ, इट इज़ अपॉन अ पर्सन्स पावर ऑफ होल्डिंग फास्ट टू सच अनडिम्ड ब्यूटी दैट हिज और हर इनर स्ट्रेंथ डिपेंड्स। इसी चीज़ पर डिपेंड करती है आपकी इनर स्ट्रेंथ। एक आदमी जो नेचर को अपने अंदर में पकड़ के रख सकता है, और कृष्णमूर्ति इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन दैट वे। पूरा नेचर के साथ वो हमेशा वन रहते थे। उतना ही आदमी स्ट्रांग होगा। जिसकी बॉडी में, माइंड में नेचर नहीं होगा, वो बहुत कमज़ोर होगा। एज वी जर्नी थ्रू द वर्ल्ड वी मस्ट इनएविटेबली एनकाउंटर मीननेस एंड सेल्फिशनेस। जब हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को इनएविटेबली मतलब मजबूरी में लोग, बदतमीज़ लोग मिलेंगे, स्वार्थी लोग मिलेंगे। जब हम अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत बार हायर विजन्स, बड़ी बड़ी बातें या आइडियल्स जैसा दुनिया को होना चाहिए, ये चीज़ें फेड हो जाती हैं। मतलब भूल जाते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी चीज़ें भूल जाते हैं। इट इज़ देन दैट वी नीड लेडी बर्ड्स। और तब हमको चाहिए लेडी बर्ड्स, चिड़िया, फूल, नेचर।
Contemplating that tiny creature or the flower on which it rests gives one the hope. और उस समय अगर आप उस छोटे से क्रीचर पे कॉन्टम्पलेट करते हैं या तो उस फूल के ऊपर कॉन्टम्पलेट करते हैं जिस पे बैठती है, आपको क्या मिलता है? होप, उम्मीद मिलती है। आपको तब पक्का होता है कि दुनिया में ना बैंक से, डिविडेंड से, इंटरेस्ट से, स्टॉक मार्केट से भी और बड़ी बड़ी चीज़ें हैं लाइफ में। एज अ राइटर आई हैव नोन होप एंड डिस्पेयर, सक्सेस एंड फेलियर, some recognition but also long periods of neglect and critical dismissal। बोलते हैं राइटर की तरह मुझे उम्मीदें मिली हैं, निराशा मिली है, सक्सेस मिली है, फेलियर मिला है, थोड़ी बहुत रिकॉग्निशन मिली है, पहचानते हैं लोग, बट लंबे समय तक लोगों ने मुझे नेग्लेक्ट किया और मुझे क्रिटिकल डिसमिसल मिला। अरे यार ये ख़त्म हो गया, अब उनका ज़माना ख़त्म हो गया, ऐसा भी मुझे सुनने को मिला। बट आई हैव हैड नो रिग्रेट्स, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। बोलते मैंने अपनी ज़िंदगी को राइटर की तरह बहुत पूरी तरह से एंजॉय किया है और ख़ास तौर से मैं इंडिया में रहता हूँ तो मुझे वो फ्रीडम मिली है जो शायद बाहर नहीं मिल पाती। फ्रेंडशिप वी नीडेड, यहाँ पर मुझे फ्रेंडशिप मिली। सॉलिट्यूड वी डिज़ायर्ड, राइटर्स को सॉलिट्यूड चाहिए होता, अकेलापन चाहिए होता, वो भी मिला मुझे। और मुझे कभी कभी प्यार और कंपैशन, ये दोनों मिला। बोलते हैं मुझे यहाँ लोगों ने, इंडिया ने, जो कोई मेरे आसपास है उन लोगों ने टॉलरेट किया है उस चीज़ के लिए जो मैं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत ड्रॉप आउट की तरह हूँ, मैं आम आदमियों की तरह नहीं हूँ, मैं अनकन्वेंशनल हूँ। जो पब्लिक होती है रोज़ एक ही जैसी होती है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा इडियोसिंक्रेटिक हूँ, थोड़ा सनकी हूँ। ऐसे बड़े बड़े शब्दों को यूज़ करने के लिए मुझे माफ़ करिएगा। मुझे अकेले छोड़ दिया जाता है ताकि मैं अकेले अपना काम कर सकूँ। इन इंडिया पीपल डू नॉट सेंसर यू अनलेस यू स्टार्ट मेकिंग अ न्यूसेंस ऑफ योर सेल्फ। इंडिया में कोई आपको परेशान नहीं करता जब तक कि आप कुछ न्यूसेंस नहीं क्रिएट करते, दूसरों को परेशान नहीं करते। हम लोग, मैं और बड़ी मम्मी कल वॉक कर रहे थे, नॉर्मली कहीं किसी के ऊपर नज़र नहीं जाती, बट कल 2 लड़कियां थी जिसके ऊपर मेरी भी नज़र गई, बड़ी मम्मी की भी नज़र गई। ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ी कार आ गई हो, फरारी आ गई हो या कोई हेलीकॉप्टर आ गया हो। और किस चीज़ के ऊपर नज़र गई? 2 लड़कियों के ऊपर। और क्यों नज़र गई? क्योंकि उन्होंने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, ऊपर भी और नीचे भी। नज़र अगर हम शायद यूएस में होते, यूक्रेन में होते तो नज़र नहीं जाती, लेकिन यहाँ पर नॉर्म नहीं है। ऑथर कह रहे हैं सोसाइटी हैज़ इट्स नॉर्म्स एंड इट्स ऑर्थोडॉक्सीज़। सोसाइटी के अपने खुद के कुछ नियम होते हैं और ऑर्थोडॉक्सी, कुछ उनके फर्म बिलीफ होते हैं। अगर आप उसको फ्लॉन्ट नहीं करते, उन रूल्स को तोड़ते नहीं हो, तो सोसाइटी विल अलाउ यू टू गो योर ओन वे। तो सोसाइटी आपको अपने रास्ते जाने देगी। अब उस बच्ची को हम लोग नहीं चाहते थे, फिर भी देखा, नज़र गई और हमने अपने आप को देखा, तो उसी सोसाइटी का हम भी पार्ट हैं। आई एम फ्री टू बिकम अ नेकेड एसेटिक एंड रोम द स्ट्रीट विथ अ बेगिंग बोल, यू विल रिकॉग्नाइज मी फ्रॉम माई फिगर। बोलते ये इंडिया की सोसाइटी ऐसी है कि अगर आप नंगे हो करके भीख मांगना शुरू कर दो तो आप मुझे दूर से पहचान जाओगे। मेरा साइज़ बहुत बड़ा है, मैं बहुत मोटा हूँ। पिछले कितने साल से, 40 साल से मैं एक छोटे से कमरे में जो 2nd फ्लोर पे है उसमें रहता हूँ। उसमें से बाहर खिड़की से बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं और मुझे किसी ने बॉदर नहीं किया, परेशान नहीं किया। आई मे राइट फॉर माई सेल्फ बट आई ऑल्सो राइट टू गेट पब्लिश्ड। ठीक है भाई, मैं लिखता हूँ, अपने लिए लिखता हूँ, लेकिन मैं इसलिए भी लिखता हूँ ताकि मेरी किताबें पब्लिश हों। इट मस्ट फॉलो दैट आई राइट फॉर अदर्स टू। इसलिए अगर मैं पब्लिश होना चाहता हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी लिखता हूँ। ओनली अ हैंडफुल ऑफ रीडर्स माइट एन्जॉय माई राइटिंग बट दे आर माई सोल मेट्स, माई अल्टर ईगोज़ एंड दे कीप मी गोइंग थ्रू दोज लीन टाइम्स एंड डिस्करेजिंग मोमेंट्स। सबको ही तो नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, हैंडफुल लोग पढ़ते हैं, लेकिन वही लोग मेरे सोलमेट्स हैं, मेरी आत्माएं हैं, या मेरे जैसे लोग हैं, अल्टर ईगोज़ हैं, और वही लोग मुझे बुरे और अच्छे समय में ज़िंदा रखते हैं, चलाते रहते हैं। इवन दो आई डिपेंड अपॉन माई राइटिंग फॉर लाइवलीहुड, इट इज़ स्टिल फॉर मी द मोस्ट डिलाइटफुल थिंग इन द वर्ल्ड। बहुत रेयर होता है ऐसा। बोला है हालांकि मेरी ज़िंदगी, मेरा खाना पीना इसी पर निर्भर है, लिखने के ऊपर, लेकिन फिर भी मुझे लिखना सबसे अच्छा लगता है। यूजुअली जो चीज़ हमको काम करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती है, वो बहुत ख़राब लगता है, पसंद नहीं आता, काम बोरिंग हो जाता है, लेकिन ऑथर को पसंद आता है। आई डिड नॉट सेट आउट टू मेक अ फॉर्च्यून फ्रॉम राइटिंग। और शुरू से मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं करोड़पति बनूंगा, अरबपति बनूंगा लिख करके।
आई न्यू आई वॉज नॉट द काइंड ऑफ राइटर। मुझे पता था कि मैं उस टाइप का राइटर हूँ नहीं। तो जो कुछ मेरे पास था, भगवान ने गिफ्ट दिया था लिखने का, उसके पीछे मैं पड़ा रहा, परसिवियर करता रहा, कोशिश करता रहा। बीच बीच में एडिटर्स को खुश किया, पब्लिशर्स को खुश किया, रीडर्स को भी खुश किया, और इसके बदले में वो जो दें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो कुछ भी मिलता रहा मैं उससे खुश हूँ। एंड आई डोंट थिंक आई हैव एवर लेट एनीवन डाउन। और मुझे लगता नहीं कि मैंने कभी किसी को निराश किया है। जो एक्सपेक्ट करते थे वैसा ही कुछ दिया भी है, तभी लोग वापस भी आए। लास्ट का पार्ट है, हैप्पीनेस इज़ अ मैटर ऑफ टेम्परामेंट रैदर दैन सर्कमस्टांसेस। खुशी टेम्परामेंट की चीज़ है। आपका मूड चीज़ों से नहीं होता, परिस्थिति से नहीं होता। आप कहीं पर भी खुश रह सकते हो। I have always considered myself fortunate in having escaped the tedium of 9 to 5 job for most of my life. बोलते हैं ज़्यादातर मेरी ज़िंदगी में 40 साल 50 साल, अब तो खैर काफ़ी साल हो गए उनको, ये 9 to 5 वाली जो काम थी उसमें मैं नहीं फंसा, नौकरी नहीं करनी पड़ी। Of course, there comes a time when almost every author asks himself what his efforts and outplay really amount to. और भाई हर ऑथर की लाइफ में एक बार तो ये टाइम आता ही है जब उसको लगता है यार मैं लिख रहा हूँ, कोई पढ़ेगा, कुछ पैसा आएगा। हम ऑथर्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब लिख रहे हैं ना, ढेर सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लोगों की ज़िंदगी बदल जाए, जबकि सच्चाई ये है कि बहुत कम लोगों के ऊपर हमारा असर पड़ता है। दोज हु वर्क ऑन अ लार्ज स्केल मस्ट फील डिस्करेज्ड बाई वर्ल्ड्स इनडिफरेंस। और जो ढेर सारे लोगों के लिखते हैं वो मायूस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग आपके लिए इनडिफरेंस दिखाएंगे। इनडिफरेंस मतलब बदलते नहीं है, दुनिया को बदलने के लिए लिखिए मत। दैट इज़ वाई आई एम हैप्पी टू गिव अ लिटिल इनोसेंट प्लेजर टू अ हैंडफुल ऑफ रीडर्स। इसलिए मैं सबके लिए लिखता हूँ। सीक्रेट ये है, सबके लिए मत लिखिए, थोड़े बहुत जो हैं उन्हीं को खुश रखिए। दिस इज़ अ रिवॉर्ड वर्थ हैविंग। वो उनको आप खुश करेंगे तो वो भी आपको खुश रखेंगे। As a writer, I have difficulty in doing justice to momentous events, the wars of nations, the politics of power. अब सुनिए, मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जो बहुत मोटी मोटी हैं। बोलते अगर आप राइटर हैं तो आप बड़े बड़े देशों की जो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते। जा के वहाँ पर इंटरव्यू करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, या पॉलिटिक्स क्या चल रहा है उसके ऊपर लिखना पड़ेगा। इसलिए भैया मैं बड़ी बड़ी चीज़ों को, देशों की पॉलिटिक्स, बैंकिंग या क्या क्या चल रहा है उसके बारे में मैं नहीं लिखता हूँ। मुझे पसंद है सुबह की ओस, सेंसुअस डिलाइट ऑफ द डे। दिन भर में जो खुशियाँ मिलती हैं वो, द साइलेंट ब्लेसिंग्स ऑफ द नाइट, अंधेरे में जो आशीर्वाद मिलता है वो, जॉयज़ एंड सॉरोज़ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की खुशियाँ और दुख, स्ट्राइविंग ऑफ आर ऑर्डनरी फोक्स, जो आम आदमी रोज़मर्रा की लाइफ में स्ट्राइव कर रहा है, मेहनत कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स अजीबोगरीब सिचुएशन में जब हम फंस जाते हैं खुद, मैं छोटी छोटी रोज़मर्रा की लाइफ के बारे में लिखता हूँ। वी कैन नॉट प्रिवेंट सॉरो एंड पेन एंड ट्रेजेडी। हम अपनी किताबों से किसी के दुख, किसी की तकलीफ या किसी की ट्रेजेडी को रोक नहीं सकते। एंड येट व्हेन वी लुक अराउंड अस वी फाइंड दैट द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एक्चुअली एंजॉइंग लाइफ। लेकिन फिर भी एज ए ऑथर जब हम आसपास देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बहुत से लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और आज का लास्ट सेंटेंस है, there are so many loving things to see, there is so much to do, so much fun to be had, and so many charming and interesting people to meet. How can my pen ever run dry? दुनिया में इतने ढेर सारे अच्छे अच्छे लोग हैं। There are so much to do, कितना ढेर सारा करने को है, कितना मज़ा करने को है, कितने चार्मिंग और इंटरेस्टिंग लोग हैं आपके आसपास में। तो आपकी मेरी पेन कैसे रुक सकती है, कैसे सूख सकती है? इसलिए मैं लिखता हूँ। तो ऑथर क्यों लिखते हैं? अपने लिए लिखते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो लिखते हैं, पैसा भी मिल जाता है, फाइनेंशियली फ्री होते हैं। एक ऑथर ने खाली किताब लिख करके बताया था कि वो करोड़पति बन गया, बट वो आसान नहीं है। रिच डैड पुअर डैड का ऑथर, पहली बुक मैंने वही पढ़ी थी, हाँ, ओशो के बाद। तो लिखिए, शुरू में लिखिए ताकि आप अपने मन को बाहर निकाल सकें। आप सडनली देखेंगे जब आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आज तक सोचना ही नहीं आता था,
जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, ऑब्जर्विंग द थिंकर, वॉच द थिंकर, सब उड़ जाएगा ऑब्जर्वेशन। एक लाइन लिखेंगे, आपको लगेगा अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या। लेकिन ये खाली शुरुआत में होता है, जैसे गाड़ी चलाते समय शुरू में नहीं आता गाड़ी चलाना, धीमे धीमे आ जाता है, ऐसे ही धीमे धीमे लिखना आ जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टेड है इस सीरीज़ में तो मैं आगे बढ़ाऊँगा।